चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे और इसमें हमने पार्लियामेंट का सिस्टम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स, गवर्नर ऑफ अ स्टेट के सिमिलर पावर्स, अच्छा फिर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब के बारे में बात की थी और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, एवरीथिंग वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो वहां तक आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी बोलो। टॉपिक्स क्लियर हुए थे कल? ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ सकते हैं। हाँ क्या हुआ? मैं तो बोला कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब तो सुबह हो गई। हाँ ध्यान दो, अब जो नया टॉपिक है, जो नया पार्ट है इस चैप्टर का, उस पर चलते हैं। दैट इज रिलेटेड टू रिट ज्यूरिसडिक्शन। अगेन कुछ नया वर्ड, काफी सारी चीजें लॉ में आपके लिए मेजॉरिटी चीजें फर्स्ट टाइम है, बिकॉज ये सब पहले कहीं पढ़ने में आता नहीं। तो यहाँ पे बोला है रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब एक एप्लीकेशन या पिटीशन बोलते हैं। अपने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, कोर्ट में पिटीशन फाइल की, तो रिट जो है वो एक टाइप की एप्लीकेशन है, एक अर्जी है जो हम कोर्ट में करते हैं। अब ये क्यों करते हैं और इसके इंटेंशन या रीजन क्या है वो हमें यहाँ पे समझ लें। देखो ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अपने बात कर रहे थे ना, 2 आर्टिकल्स है, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। एक आर्टिकल नंबर है 226 और एक आएगा आर्टिकल नंबर 32। मैं पहले थोड़ा इसको ना जनरलाइज करके समझाने की ट्राई करता हूँ एंड देन अपने इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, जो रिट पिटीशन की बात हो रही है, रिट्स की बात हो रही है, ये पावर 2 अथॉरिटीज को दिया गया है। एक आपकी हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 एंटिटीज को ये पावर दिए गए हैं, वैसे बोला हुआ है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट। अब आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। 2 आर्टिकल्स में यहाँ पे एसोसिएट कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के साथ आर्टिकल नंबर 226, नॉट सेक्शन बट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के साथ आर्टिकल नंबर 32। ये एसोसिएटेड है। यहाँ पे चीजें आपको याद हो जाए इसलिए एक बार प्रॉपर्ली लिख के बता रहा हूँ। अब एग्जैक्टली है क्या? देखो, रिट का बेसिक मीनिंग जो है ना उसके ऊपर जाते हैं, ध्यान देना। अगर आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सोशली या एनीथिंग जस्टिस वाइज, तो आपके पास ना बहुत सारी अथॉरिटीज है जिनके पास आप जाके लीगल हेल्प मांग सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस पुलिस डिपार्टमेंट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे अपने केस में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर एसएमसी। और भी अथॉरिटीज हो सकती है इनकी जैसी, बाकी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है जिसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी आ सकती है, जीएसटी अथॉरिटी आ सकती है, म्यूनिसिपैलिटी आ सकती है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सरकारी विभाग जितने भी हैं। ठीक है, ये सब आ सकते हैं। ये सब आपकी सेवा के लिए बने। पुलिस भी तो यही बोलती है हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा होता भी है, देखो आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है, एकदम क्लीन रिकॉर्ड है आपका, फिर भी पुलिस वाला सामने खड़ा होगा, अपने एकदम से थोड़ा डर जाते हैं, जबकि अपन ने कुछ नहीं किया है। हेलमेट पहन के जा रहे होंगे तो ट्रैफिक पुलिस को देख के डर जाएंगे। अरे भाई वो पुलिस वाला है, कोई ऐसा जल्लाद थोड़ी आपके पीछे पड़ जाएगा। वो भी इंसान है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसको इसलिए रखा गया है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा सके। अच्छा आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, कानून ठीक से फॉलो कर रहे हो, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को देख के अपने थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाता है, अरे यार पुलिस वाला है। ठीक है, वैसा होता है। अब पुलिस ये बोलती है कि यार आपको हमसे डरने की जरूरत थोड़ी ना है, हम तो आपकी सेवा के लिए, आपकी हेल्प के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आ सकते हो और फ्रीली आ सकते हो, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है यहाँ पे। हम तो उल्टा आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। बट सपोज यही अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, आपको परेशान कर रही है। आप पुलिस में किसी कंप्लेंट लेके गए कि बोले यार मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उल्टा पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है, जेल में बंद कर दिया, फिर बोला आपकी एफआईआर, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, ऐसा सब करके वो आपको हैरेस कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए, कुछ काम करवाना था, आपने एप्लीकेशन दी, फाइल वाइल जो भी सबमिट करनी थी कर दी, पैसे वैसे पे कर दिए, उसके बाद भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर आपका काम नहीं कर रहा, बार बार बोलने पर भी आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम ये है कि यही लोग जो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं वही आपको परेशान करें, तो किसको जाके कंप्लेंट करोगे? अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो किसको जाके बोलोगे? तो इसका कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि ये पावर हम दे रहे हैं टू द हाई कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? जब पुलिस ही आपकी बात ना सुने तो पुलिस की कंप्लेंट किसको करे?
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसके लिए एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन का नाम बनाया गया जिसको बोलते हैं रिट पिटीशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो आप या तो हाई कोर्ट में कर सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है। अब जब पावर्स का डिवीजन हो रहा था, रिट फाइल करने का पावर सिटीजन्स को दिया, अच्छा रिट को सॉल्व करने का पावर जब इन दोनों को दिया, तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि मेजर पावर्स हाई कोर्ट को मिलेंगे। उल्टा है, नॉर्मली अपने माइंड में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम, उसके पास ज्यादा पावर है, हाई कोर्ट के पास कम पावर्स है। यहाँ पे उल्टा है, हाई कोर्ट को ज्यादा वैरायटी के पावर्स दिए गए। ऐसा नहीं बोल रहे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया, लेकिन जितने टाइप के मैटर हाई कोर्ट सॉल्व कर सकता है उसके कंपैरिजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लिमिटेड मैटर्स रखे हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट ये क्यों किया गया वो आप समझो। अगर आप गुजरात में रहते हो और आपको ये रिट पिटीशन इनमें से किसी के खिलाफ सपोज कभी फाइल करनी पड़े, तो आप पहले कहाँ पे जाओगे? गुजरात का जो हाई कोर्ट है ना, आप पहले वहां जाओगे। आ रही बात समझ में? आपको अननेसेसरी दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। आपकी कन्वीनियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ज्यादा वैरायटी के पावर दे दिए। ट्राई ये की गई कि सिटीजन जो भी हो, जिस स्टेट का हो ना, उसका प्रॉब्लम उसके हाई कोर्ट में ही सॉल्व हो जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। तो आर्टिकल 226 में मेजॉरिटी वैरायटी के पावर हाई कोर्ट को दे दिए ताकि सिटीजन का काम उसके स्टेट में हो जाए। बाई चांस हाई कोर्ट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने का पावर आपके पास है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के अपने पास लिमिटेड पावर्स रखे हैं कि भाई 50 टाइप के केस होते होंगे, लेकिन हम लोग 5 या 10 केसेस में ही डील करेंगे, बाकी सब कुछ हाई कोर्ट लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए किया गया। आई बात समझ में? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आप हाई कोर्ट में क्यों जाओगे। सपोज जैसे अपने पुलिस की बात कर रहे थे ना, वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके किसी फैमिली मेंबर को या आप ही को सपोज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया तो उसके बाद पुलिस के पास भी पावर्स लिमिटेड है। पुलिस आपको कोर्ट में प्रेजेंट करती है, कोर्ट में केस चलाती है, आप पे एफआईआर होती है, आपको अपने आप को बचाने का मौका मिलता है। ये सब नहीं हो रहा, जेल में बंद कर दिया पुलिस ने, आपके फैमिली वाले भागते भागते आगे बोले क्या किया इसने, इसको जेल से बाहर निकालो, या तो कोर्ट में प्रेजेंट करो या इसकी जमानत दो। पुलिस वालों ने जो करना कर लो, ये जेल में रहेगा। कब तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा पता नहीं, जाओ यहाँ से। अब आपने पुलिस कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उससे सीनियर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। मतलब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट है, आपको जेल में डाल दिया और आपकी फैमिली वालों की बात ही नहीं सुन रहा। और या तो एफआईआर करो, एफआईआर होगी तो एफआईआर अपने आप कोर्ट में जाती है, तो फिर कोर्ट बुलाएगा, तो कोर्ट में आप अपने आप को बचा तो सकते हो, कुछ बोल तो सकते हो। लेकिन पुलिस ने आपको जेल के सेल में बंद कर दिया और कोर्ट में पेश ही नहीं किया ना, आपके खिलाफ एफआईआर की, बस जेल में बंद कर दिया। तो ये पावर तो पुलिस वालों के पास भी नहीं है ना, मतलब वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अब ऐसे में आपके फैमिली वाले क्या कर सकते हैं? तो उनके पास एक ऑप्शन है हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल करने का। अब हम हाई कोर्ट में जाके उनको बताएंगे कि पुलिस ने ऐसा ऐसा किया, और भाई पुलिस को पूछो कि हमारे फैमिली मेंबर को किस बिहाफ पे जेल में डाला हुआ है, और जेल में डाला है तो एफआईआर क्यों नहीं करते, कोर्ट में क्यों प्रेजेंट नहीं करते? वो बेचारा 15 दिन से जेल में, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया? हमको मिलने भी नहीं दे रहे, वकील कोई बात नहीं करने दे रहे, तो भाई हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अब हाईकोर्ट तक जब ये बात पहुंचेगी तो हाईकोर्ट क्या करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाएगा कोर्ट में, भाई आपने इस पर्सन को अरेस्ट किया हुआ है। अब पुलिस वाला वहां थोड़ी झूठ बोल सकता है, नहीं नहीं मैंने अरेस्ट नहीं किया। कोर्ट है भाई, हाईकोर्ट पूछ रहा है, बोले हाँ सर अरेस्ट तो किया हुआ है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन से क्या कर रहे हो? एफआईआर की? बोले सर नहीं की। बोले कोर्ट में प्रेजेंट किया? सर नहीं किया। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? प्रोसीजर फॉलो होता है कि नहीं होता है? किसी को अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स में उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है। 15 दिन से क्या कर रहे हो तुम लोग? किसको पूछ के इसको अरेस्ट करके रखा है, और उसके फैमिली वालों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब ये बात हाईकोर्ट का जज पुलिस वाले को पूछेगा तो सब कुछ सच बोलना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो कहीं ना कहीं एक बैकअप पावर जो है ना, वो बैकअप पावर हाईकोर्ट के पास यहाँ पे अवेलेबल है। बात समझ आई? तो एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स अगर उसको नहीं मिलते इन सब की वजह से, तो फिर वो हाईकोर्ट में जाके अपील कर सकता है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहाँ पे जो रिट पिटीशन की बात हो रही है, जो अपन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, बट बोला पहले हाई कोर्ट में जाना, वहां काम नहीं बने तो सुप्रीम कोर्ट में जाना। 99.9% आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब रिट पिटीशन के अलग अलग टाइप्स है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स, जो हम यहाँ पे कंटेंट में अपने पढ़ेंगे। कंटेंट पे वापस आ जाते हैं, देख लो थियरी में क्या बोला है। रिट जुरिस्डिक्शन, अब जितना मैंने आपको अभी समझाया ना, वो सब थियरी यहाँ पे
कंसेप्ट वाली चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ोगे तो आपको स्टोरी समझ आएगी। देखो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की बात की है, वो पॉइंट है। मैंने बोला 5 टाइप की रिट्स फाइल होती है, ये 5 टाइप की रिट के नाम है। हेबियस कॉर्पस लैटिन टर्म है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्टियोरेरी। 5 टाइप की रिट है, एक एक करके अपन पढ़ेंगे डिटेल में। ये रिट तब काम आती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे। फंडामेंटल राइट्स वही जो अपन ने पार्ट 3 में स्टार्टिंग में पढ़े, आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे थे। वो राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। ये बेसिक स्टोरी है। हर हाई कोर्ट को अपनी अपनी टेरिटरी में पावर्स मिले हुए हैं, वो हमने देखा। फिर देखो क्या बोला, अगर कानून में कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन अवेलेबल है तो हाई कोर्ट को इस तरीके की रिट एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस कानून बने हुए हैं ना देश में, बहुत सारे कानून है। कंपनी लॉ का मैटर है, सपोज कंपनी लॉ के मैटर के लिए एक एक्ट बना हुआ है, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। ये रहा, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कंपनी में कोई गड़बड़ी होती है तो आप कंपनी लॉ के हिसाब से कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। तो जब वो प्रोविजन अवेलेबल है तो रिट की क्या जरूरत है। रिट का मतलब ये नहीं हर छोटी छोटी बात में रिट पिटीशन लेके हाई कोर्ट में दौड़ जाओगे। हाई कोर्ट क्या बोलेगा, भाई आप जो प्रॉब्लम लेके आए हो वो तो कंपनी लॉ में लिखी हुई है। आप नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते और केस फाइल करते तो वो लोग भी तो आपका काम कर देते। हमारे पास क्यों आए हो भाई, हमारे पास तब आना है जब कानून आपकी और कोई मदद नहीं कर पा रहा है और आप फंस चुके हो कि अब किसकी हेल्प मांगे, तो हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बाकी का मैकेनिज्म है तो आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं। तो बात भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी, नहीं तो हर कोई रिट पिटीशन फाइल करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन भी है, वो भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया। और वो बात हो रही है आर्टिकल नंबर 32। क्लियर, ये पॉइंट समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये बात भी क्लैरिफाई की, देखो जो मैं बोल रहा था, वी सी द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू दीज रिट्स इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया ना हाई कोर्ट को ज्यादा पावर जानबूझ के दिए गए, उस सेंस में बोला हुआ है। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो क्या पॉइंट है, ये सब तो जो रिपीट जा रहा है फिर मैं वापस रीड नहीं करा रहा। अपने डायरेक्टली जा सकते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स पे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इवन इसमें भी वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। पहला रेट है दैट इज कॉल्ड द हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है हेबियस कॉर्पस। ये रिट तब काम आती है जब पुलिस किसी को विदाउट रीजन, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन अरेस्ट कर ले। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो ये रिट था हेबियस कॉर्पस, कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया विदाउट रीजन और आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो लोग फॉलो ही नहीं करने दे रहे, तो ये नहीं चलेगा। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद अगले 24 घंटे में आपको ना कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाता है। पुलिस कोर्ट को बताती है कि हमने इस बंदे को इस रीजन से अरेस्ट किया है और हमें इससे और पूछताछ और इंक्वायरी करनी है, तो हमें ना इसकी कस्टडी चाहिए। कस्टडी मांगी जाती है। अब कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ बात में कुछ दम है और पूछताछ होनी चाहिए, इसने कुछ किया है ऐसा लग तो रहा है, तो कोर्ट कस्टडी ग्रांट करता है। कस्टडी नॉर्मली 1 डे कस्टडी, 3 डेज कस्टडी, 5 डेज कस्टडी, 7 डेज कस्टडी, मैक्सिमम 15 डेज होती है एट अ टाइम। 15 दिन मैक्सिमम जेल में आपको रख सकते हैं पूछताछ के लिए। अब उस कस्टडी में फिर पुलिस आपसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करेगी, आपको डांटेगी, डराएगी, धमकाएगी, थोड़ी मारपीट हो सकती है, वो सब चीजें होती है डिपेंडिंग कि आपने किया क्या है। इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर मान लो 3 दिन की कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट कर दी तो 3 दिन के बाद वापस आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कोर्ट को अपडेट करेगी कि 3 दिन में क्या पता चला। अगर मान लो 3 दिन में कुछ बात सामने नहीं आई और कोई प्रूफ नहीं मिला आपके खिलाफ, तो हो सकता है कि कोर्ट आपको उस दिन फ्री कर दे कि भाई जब कोई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं, क्यों अननेसेसरी परेशान कर रहे हो, भाई छोड़ दो इनको। बट अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है और लग रहा है कि कुछ एविडेंसेस मिले हैं और भी मिल सकता है, तो वापस से कस्टडी बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा भी होता है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। बट अगर पुलिस ये सारा प्रोसीजर फॉलो ना करे तो हेबियस कॉर्पस के रिट का यूज किया जा सकता है। आइए बात समझ में, क्लियर? यही बोला देखो, दिस इज इन द नेशनल ऑर्डर to let the court know on what grounds he has been confined. Confined का मतलब उसको बंद कर दिया जेल में, and to set him free if there is no justification for his detention. अगर उसको जेल में बंद करने का, डिटेन करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो बेटर है उसको छोड़ दो, खत्म करो। ठीक है, ये स्टोरी है। नेक्स्ट, आगे की स्टोरी में सेम बात बोलिए। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वो नए वर्ड्स के हिसाब से, कंसेप्ट कवर हो गया। उसके बाद मैंडेमस, ये अगला टर्म आ गया।
मैंडेमस का मतलब है इंग्लिश में वी कमांड, ये इसका ट्रांसलेशन है। अब ये इसमें आपको एग्जांपल चाहिए ना, तो आप वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे अपनी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसका एग्जांपल ले सकते हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने कुछ एप्लीकेशन फाइल की है, पैसे वैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, मतलब फीस भर दी। अब वो ऑफिसर आपकी फाइल आगे ही नहीं बढ़ा रहे, आप बोल बोल के थक गए कि भैया मेरा काम कर दो, जो भी मैंने एप्लीकेशन की उसको पूरा करो, आज करता हूँ कल करता हूँ, ये नहीं है वो नहीं है, खाली खाली घुमा रहा है। तो एक पॉइंट पे आप डायरेक्टली हाईकोर्ट में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो। अब हाईकोर्ट उस ऑफिसर से पूछेगी कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं सर सब बराबर है, फीस पे कर दी उन्होंने, हाँ सर कर दी, फाइल क्यों रोक रखी है भाई, कब काम खत्म करोगे? अब जब हाईकोर्ट ऑर्डर देगा, कौन सा ऑफिसर उसके खिलाफ जाएगा वो बताओ? काम करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द कमांड। कोर्ट का कमांड होगा, काम करना मैंडेटरी होगा, तो उसको बोलते हैं द रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेट, मैंडेट का मतलब कंपल्शन, ऑर्डर, तो वहां से वर्ड आया मैंडेमस या फिर कमांड, तो थोड़ा याद रह जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। वैसे तो अगर कोई भी जूनियर अथॉरिटी काम करने से मना करे तो सीनियर अथॉरिटी के पास जाके उसकी कंप्लेंट करके उससे काम करवाया जा सकता है। ये स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है प्रोहिबिशन और चौथा पॉइंट है सर्टियोररी। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कनेक्टेड से हैं, बट अगेन कंसेप्चुअली काफी सिंपल है। वैसा देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब देखो प्रोहिबिशन और सर्टियोररी में स्टोरी क्या है। यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि बात हो रही है ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन वर्ड पे शायद पहले अपन ने बात की है, मैं थोड़ा बहुत इसमें थियरी क्लियर कर देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली ज्यूरिसडिक्शन वाला काम कैसे होता है। ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन वाला जो कंसेप्ट है, इसका मतलब है पावर्स या फिर रेंज, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल, पावर्स या फिर रेंज। कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट है तो हर कोर्ट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसके पावर्स होते हैं कि भाई कोर्ट के पावर्स की भी लिमिटेशन है। अपन ने पुलिस स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी एक बार बीच में कि पुलिस स्टेशन का भी एक एरिया होता है कि भाई आपका कोई मैटर गोड़दो रोड पे हुआ है और आप अडाजन पुलिस स्टेशन जाओगे तो बोलते हैं भाई गोड़दो रोड पे तो उमरा पुलिस स्टेशन लगता है, वहां जाके कंप्लेंट करो। ये उस टाइप की बात होगी, एरिया वाइज डिवीजन होता है। अब मान लो आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया सूरत में, पर आप लोग कोर्ट में फाइल करने चले गए केस दिल्ली में, तो दिल्ली क्या बोले, दिल्ली की कोर्ट क्या बोलेगी, अरे भाई मैटर तो सूरत में हुआ है, यहाँ कहाँ आ गए केस फाइल करने, सूरत की कोर्ट में केस फाइल करो। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप का जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन जो है किसी भी कोर्ट का 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ये आगे थियरी में आने वाला है, इसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक तो लोकेशन, ठीक है, दूसरा अमाउंट ऑफ मनी, कितना इन्वॉल्व है, तीसरा सब्जेक्ट मैटर, केस में हुआ क्या है, और चौथा पर्सन इन्वॉल्व, पर्सन कौन इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है। भाई कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो, कोई आर्मी पर्सन हो, कोई चीफ मिनिस्टर लेवल का बंदा हो, तो सब्जेक्ट मैटर मतलब केस में हुआ क्या है, क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, पैसों का मामला है, चोरी का मामला है, उस पर डिपेंड करता है पैसा कितना इन्वॉल्व है। 1000-2000 करोड़ इन्वॉल्व होगा तो छोटे मोटे कोर्ट के पास पावर नहीं रहते। और लोकेशन मतलब वही जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। तो ये सारे मैटर्स के बेसिस पे किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डिसाइड होता है। अब बात ये है कि सपोज आपके और मेरे बीच में जो डिस्प्यूट था, आइडियली में कहाँ जाना चाहिए था, सूरत के कोर्ट में। आप लोग ना दिल्ली घूमने निकले थे तो आपने दिल्ली के कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब जैसे ही दिल्ली के कोर्ट में आपने केस फाइल किया, दिल्ली के कोर्ट ने केस चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये तो सूरत का मैटर है, शुरू कर दिया केस। ऐसी सिचुएशन में मैं दिल्ली कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई आपके पास ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं, आप ये केस नहीं चला सकते, आप इसको शिफ्ट कर दो सूरत के कोर्ट में। ये मैं तो सामने से बोल ही सकता हूँ। दिल्ली कोर्ट ने बोला नहीं नहीं हमारे पास पावर है, हम केस चला रहे हैं, आपको जो करना है करो। सुन नहीं रहे मेरी बात। अब मुझे पता है कि इनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का मैटर है, तो ये बात मैं लेके जा सकता हूं थ्रू अ रिट पिटिशन टू द हाई कोर्ट, और मैं उनको बोल सकता हूं कि भाई इनको रोको। रोकने का मतलब प्रोहिबिट करो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है ना रोकना, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब ये एप्लीकेशन मुझे केस के शुरुआत में करनी चाहिए या रिजल्ट आने के बाद?
शुरुआत में कि भाई केस चलाओ मत ना, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो जब भी कोई कोर्ट में हियरिंग होती है ना, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में फाइल होता है। रेट ऑफ प्रोहिबिशन कब फाइल होता है, जब केस शुरू हुआ होता है। नहीं तो बाद में फाइल करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप हर रोज दिल्ली जाके केस लड़ रहे हो, बीच में केस खत्म हो रहा है तब बोल रहे हो नहीं नहीं यहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो शुरुआत में बोलना चाहिए था ना। एक हियरिंग दो हियरिंग में बता देते तो बात समझ आ जाती। तो प्रोहिबिशन का रेट जो है हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द केस फाइल कर देना चाहिए। ये स्टोरी है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरी सिचुएशन समझते हैं रेट को लेके। अब जैसे अपन ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ, वो समझना। पावर्स की बात हो रही, सजा सुनाने के पावर्स। हर कोर्ट का जज एक बराबर नहीं होता, पहले तो आपको यह समझना है। एक है ना लोअर कोर्ट होता है, जिसको अपने लोकल कोर्ट भी बोलते हैं, छोटा सा कोर्ट सबसे छोटे लेवल पे। फिर एक होता है डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट। फिर इससे ऊपर आएगा हाई कोर्ट, इससे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट। ये सब जनरली हायरार्की होती है। अब जो लोकल कोर्ट है उसके जज के जो पावर्स हैं वो एक लिमिट तक होते हैं। अगर उनको किसी पे फाइन लगाना है ना, तो एक लिमिट से ऊपर नहीं लगा सकते। अगर उनको मान लो क्रिमिनल कोर्ट और जेल सुनानी है तो एक ड्यूरेशन से ज्यादा जेल नहीं सुना सकते। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जाओगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाई कोर्ट में जाओगे तो और बढ़ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैक्सिमम पावर्स होते ही है। मतलब सबसे छोटा कोर्ट सीधा आपको फांसी की सजा सुना दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पावर्स ही नहीं होते उनके पास। मान लो आप डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में केस फाइट कर रहे हो, वहां के जज के पास पावर्स हैं कि वो आपको 5 साल की जेल और 50,000 रुपए का फाइन लगा सकते हैं। इतना ही पावर है उनके पास, ये मान लेते हैं, अजम्पशन ले रहा हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने क्या किया, आपके ऊपर 2,51,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बोले ये फाइन पे करना पड़ेगा। बोलो आप करोगे या नहीं करोगे? आप क्या बोलोगे जज को? बोले सर आपके पास तो 50,000 रुपए का फाइन लगाने का ही पावर है, आप 2,51,000 बोल रहे हो, मैं क्यों करूंगा ये? बोले नहीं मैं जज हूँ, मैं डिसीजन लूंगा। आप जज हो लेकिन आपके पावर्स लिमिटेड है। आप 50,000 तक मुझे कुछ भी पे करने के लिए बोलोगे तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी अथॉरिटी में आता है। उसके ऊपर का बोलोगे तो मैं ना बोल सकता हूँ। आया समझ में? फिर भी अगर जज इस बात को अग्री ना करके इसी पे अड़ा रहे, तो आपके पास रिट पिटिशन फाइल करने का एक पावर है, और उस रिट पिटिशन का जो नाम है दैट इज सर्टियोरेरी, जो सेकेंड कैटेगरी है। अब ये रिट कब फाइल होगी, केस के शुरुआत में या फैसला आने के टाइम पे? फैसला आने के टाइम पे जब जज ने फैसला सुनाया तभी तो पता चला कि वो अपने पावर्स के बियॉन्ड जा रहे हैं। उनके पास इतना फाइन लगाने का पावर है। अगर वो बोलते 48,000 फाइन भरो, क्या करते आप? भरना पड़ता। लेकिन उन्होंने बोला 2,51,000 भरो, आप नहीं भरोगे। आपने उनको रिक्वेस्ट किया और नहीं माने, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। दिस इज द रिट ऑफ सर्टियोरेरी। तो प्रोहिबिशन का रिट केस के शुरुआत में ही फाइल होता है, और सर्टियोरेरी का रिट तब फाइल होता है जब केस का जजमेंट आता है और जजमेंट उस जज के पावर के बियॉन्ड जा रहा हो और अपने पावर से बाहर जाके काम कर रहे हो। ये वैसी बात है, ठीक है। अब इस चीज को इन्होंने थियरी में लिखा भी हुआ है, मैं रिलेट करा देता हूँ, एक लाइन में कवर हो जाता है। ये जो पॉइंट है इसमें इन्होंने किया है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द टू। पर उस पे आने से पहले आप पहले ना दोनों की थियरी पूरी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। यहाँ से स्टार्ट करो, खुद रीड करो, प्रोहिबिशन के रेट में क्या बोला है, सर्टियोरेरी में क्या बोला है, उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से 2 मिनट लेके पढ़ लो।
बोलो पढ़ा। लैंग्वेज में कौन से पॉइंट में डाउट आ रहा है बताओ। प्रोहिबिशन वाले आंसर में कुछ नहीं समझ आया, कोई नया वर्ड मिला, कुछ क्वेरी बोलो। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, ये डाउट आना ही चाहिए था। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वाजी मतलब सिमिलर टू और अलाइक। ठीक है, क्वाजी का अगर आप सिनोनिम निकालोगे तो अलाइक या फिर सिमिलर टू, ये इसका मीनिंग होता है। क्वाजी मतलब ऑलमोस्ट उसके जैसा। ठीक है, दैट इज क्वाजी जुडिशियल। तो जुडिशियल अथॉरिटी मतलब जो कोर्ट या फिर उस टाइप की अथॉरिटी होती है जो सरकार के पावर्स के थ्रू बनी है। क्वासी जुडिशियल मतलब उसके जैसी अथॉरिटी। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी अपना कंपनी लॉ वाला चैप्टर पढ़ना बाकी है, पर थोड़ा बहुत रिलेट हो जाएगा। जैसे कोर्ट होता है, तो कोर्ट को हम बोलते हैं जुडिशियल अथॉरिटी। ये इसका एग्जांपल है, जुडिशियल अथॉरिटी। लेकिन कोर्ट के पास तो कोई भी मैटर लेके जा सकता है। जैसे कंपनी का मैटर हो गया, फैमिली का मैटर हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म का मैटर हो गया, एचयूएफ का मैटर, कोई भी मैटर लेके जा सकते हैं। अब इसमें ना उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई कोर्ट के पास इतने सारे वैरायटी के मैटर आते हैं तो कोर्ट का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इसमें ना एक कॉर्पोरेट मैटर भी आता है, कंपनीज के डिस्प्यूट्स। अब कंपनीज के डिस्प्यूट कोर्ट में 5-5 साल चलते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बोला एक काम करो, एक है ना अलग से स्पेशल कोर्ट बनाओ, और स्पेशल कोर्ट का एक नाम रखा, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ये टर्म है जो आगे अपने बात करने वाले, ट्रिब्यूनल। तो बोला स्पेशल कोर्ट बनाओ, ट्रिब्यूनल बनाओ। ये ट्रिब्यूनल सिर्फ कंपनी लॉ के मैटर ही सुनेगी और कोई मैटर नहीं। तो उसके लिए उसका नाम रखा गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में वैसा है। तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इस टाइप के ट्रिब्यूनल्स को बोला जाता है जिनके पास ऑलमोस्ट कोर्ट जैसे पावर्स होते हैं। थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट कोर्ट जैसे पावर होते हैं वैसा। तो बोला कि ये जो रेट है ये मैंडेमस का, ये जुडिशियल अथॉरिटी के केस में भी चलता है और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के केस में भी चलता है। वो बात बताइए। ठीक है, और कुछ लैंग्वेज में क्लियर हुआ? सर्टियरी वाले में इसमें कुछ क्वेरी समझ आ गया? तो क्लियर? चलो, तो ये सारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट। ये कंपैरिजन वाला पॉइंट मैंने आपको बोला। लास्ट रिट है दैट इज क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब है कि आप सामने वाले से उसकी अथॉरिटी पूछ रहे हो। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफिसर है आपके इनकम टैक्स ऑफिसर, जिनको हम बोलते हैं आईटीओ। इसके ऊपर के ऑफिसर होंगे, उनको बोलेंगे डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। उसके ऊपर होंगे कमिश्नर, उसके ऊपर होंगे प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके ऊपर होंगे चीफ कमिश्नर। ऐसे सब अथॉरिटी होती है। अब क्या होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर केस है जिसमें आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो बहुत बार उसमें ऐसा लिखा होता है सेक्शन में कि भाई सपोज सेक्शन नंबर, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, सेक्शन नंबर 132 इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें ऐसा लिखा है कि इसमें अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई नोटिस दिया जाए तो वो नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर के अप्रूवल के बिना नहीं इशू हो सकता, मतलब उनके साइन चाहिए। अब आपको 132 का नोटिस आया लेकिन नोटिस में असिस्टेंट कमिश्नर का कोई रेफरेंस नहीं है। जो जूनियर है ना इनकम टैक्स ऑफिसर, उसी ने सीधा आपको नोटिस इशू कर दिया कि आपने टैक्स की चोरी की है, हमें ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। अब पॉइंट ये है कि इसको अप्रोच कैसे करें। तो आपके सीए या आपके लॉयर ने ये बोला कि भाई पहली बात तो ये है, हमने टैक्स की चोरी की है कि नहीं की है उसका जवाब बाद में देंगे। पहले इससे ये पूछो कि क्या इसके पास अथॉरिटी है ऐसा नोटिस इशू करने की। ऑफिसर को पूछो। तो हमने ऑफिसर को रिप्लाई किया कि आर यू द करेक्ट पर्सन टू इशू सच नोटिस, डू यू हैव द पावर टू इशू सच नोटिस। पहले वो बताओ, अगर आपके पास पावर नहीं है ना तो आपका नोटिस ही वैलिड नहीं है, और जब आपका नोटिस ही वैलिड नहीं है तो हम उसको आंसर क्यों दें। समझ आ रही है? तो मैंने टैक्स की चोरी की है नहीं किया ना बाद में बताऊंगा, पहले आपको जवाब देने के लिए मैं लायबल हूं या नहीं, पहले वो तो देख लो। अगर आपका नोटिस वैलिड ही नहीं है मैं क्यों जवाब दूं आपको, आप कौन हो पूछने वाले, ये वैसी बात हो गई। तो क्यूओ वारंटो में हम सामने वाले की अथॉरिटी उससे पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उससे बात करने का कोई मतलब नहीं, हम सीधा डिनाई कर सकते हैं। वैसा अब वो अगर कमिश्नर से साइन करवा के लेके आएगा असिस्टेंट कमिश्नर से,
तो मैं जवाब दूंगा, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि देखो मैंने इतना टैक्स भरा, मेरी इतनी इनकम हुई है, मेरे रिकॉर्ड्स है, अदरवाइज मैं आंसर करने के लिए लायबल नहीं। ठीक है, ये स्टोरी है। सो दिस इज क्यू वारंट, बड़ा सिंपल पॉइंट। इसके साथ आपका रिट पिटीशन वाला पूरा जो आंसर है समझो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, मालूम पड़ा? अब मैं आगे देख लेता हूँ, कोई ईजी आंसर हो तो लेते हैं, ज्यादा हैवी टॉपिक तो लेना नहीं है। अगला आंसर एक्चुअली ईजी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपने पढ़ा है कभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? ओसी में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, अपने पावर्स में से या अपने काम में से कुछ हिस्सा किसी और को पास ऑन कर देना। क्या सारा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा काम आपको पास ऑन कर देता हूँ, आप कर लेना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये टॉपिक पे बात हो रही। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाले केस में इन्होंने यहाँ पे यही बात समझाई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा काम खुद नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सारा काम खुद नहीं कर सकती है, सबऑर्डिनेट्स को काम बांटना जरूरी है, ये बात है। ठीक है, अब ये चीज कैसे की गई उसके बारे में बोला हुआ है, देख लो यहाँ पे। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब जूनियर्स को काम, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। और इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आती है, जैसे भाई एसएमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो लोग अपना अपना काम करेंगे। अब भाई रोड की सफाई है, वो डस्टबिन है, रोड का मेंटेनेंस है, ये सब काम फिर जो है वो एसएमसी को दे दिया, तो उनका डिपार्टमेंट है, वो ठीक से नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको जो है उनसे बात करेगी, वैसा हो गया। जुडिशियल लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब कोर्ट वाला सिस्टम। लीगल मैनेजमेंट के लिए कोर्ट्स बना दिए, उनको अपना अपना काम सौंप दिया, अब वो अपना अपना काम देख रहे हैं। ठीक है, पावर्स बांट दिए। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, तो वो उनको अपने अपने काम बांट दिए। ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन, ऑटोनॉमस का मतलब कि इनके काम में कोई दखल नहीं देगा, ये अपना काम खुद कर सकते हैं। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज आ सकती है फॉर एग्जाम्पल, और बाकी अगर कोई एग्जाम्पल चाहिए आपको तो सिक्योरिटी एजेंसीज आ सकती है, जैसे सीबीआई या फिर आरबीआई या फिर सेबी। इस टाइप की अथॉरिटीज जो ऑटोनॉमस है, ये अपना काम खुद करती है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और सरकार भी इनके काम में ना डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती। ये स्टोरी है। लास्ट पार्ट है द कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ये अब खत्म हो चुका है। एक टाइम पे ऐसा था, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पे टेक ओवर कर लिया था और अपना रूल चलाना शुरू कर दिया। सो दिस इज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, वैसा। बट अब पूरे वर्ल्ड में कॉलोनियल एरा खत्म हो चुका है। अब एक देश दूसरे देश पे राज नहीं कर सकता, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है ये, तो ये चीजें पुरानी हो चुकी है, बट बाकी की चीजें काम करती है वैसा। एक इजी आंसर खत्म हो गया। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स के इफेक्ट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी भी देख लेते हैं और क्या बचा है। अमेंडमेंट वाला एक पार्ट, ये टॉपिक। अच्छा, फिर कोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, लास्ट पार्ट में ये सब बोला हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स वो समझाए हुए हैं, और बीच में अपना टॉपिक बचा है वो आर्टिकल नंबर 12 और 13, स्टार्टिंग में टॉपिक बाकी है, और एक डिटेंशन वाला टॉपिक भी बाकी है 2021 वाला। तो ये 2-3 चीजें बची है। 2 दिन का कंटेंट है अपना, तो 2 दिन में नेक्स्ट अपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक में आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। रिट वाला टॉपिक मेन था अपना आज, उसमें कोई क्वेरी हो। 5 टाइप की रिट्स, पावर किसके पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास पावर 226 में, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर 32 में, ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप नंबर ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए काम आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नेक्स्ट लेवल पे भी है, ग्रुप 1 में, जेआईजीएल में भी है, वहां पे भी ये काम आने वाला है। तो इम्प्लाइड सी बात है कि जो भी आपने अभी पढ़ा है ये चैप्टर वहाँ पे रिपीट होगा, टॉर्च वाला चैप्टर भी रिपीट होगा, तो दोनों टॉपिक्स काम आने वाले हैं। तो जितना रिटेन कर सकते हो माइंड में उतना अच्छा। ठीक है, बोलो, कुछ पूछना है इसमें से? क्लियर है? आज आपको सिर्फ जाके ना इसकी लैंग्वेज रीड करनी है, लर्निंग वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड टू वर्ड सिर्फ पढ़ लेना है। जैसे क्वासी जुडिशियल या कुछ नया मिला, ऐसा कोई नया टर्म आता है आपको पूछना हो तो कल अपने फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? बस आज के लिए इतना रखते हैं, टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं, कल रिमेनिंग चीजें देखेंगे।